मंच पर विराजमान हमारे राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश राय जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरेंद्र कल्याण जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री माननीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, मध्य प्रदेश के हमारे शहरी निकाय मंत्री जिन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा धर्म संकट बढ़ा दिया, क्योंकि वास्तव में विषय तो कोई नहीं दिया गया था, लेकिन जिस विषय की आपने चर्चा कर दी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, खास करके इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों के बीच में होना आवश्यक है। कभी किसी अवसर पर उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे हरियाणा के उपाध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जी, राज्यसभा के महासचिव श्री पीसी मोदी जी, उपस्थित सभी देश भर से पधारे हुए शहरी स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधिगण, सबसे पहले तो आप लोग कल से कितने ही प्रकार के विषयों से अवगत हुए हैं। अलग अलग वक्ताओं ने, चाहे स्पीकर साहब हमारे लोकसभा के हों, मुख्यमंत्री हरियाणा के हों, हमारे स्पीकर साहब हरियाणा विधानसभा, और आज भी जैसा कैलाश जी, इन्होंने अपने वक्तव्य रखे। कुछ आप लोगों ने अलग अलग विभागों में भी अलग अलग विषयों को लेकर के चर्चा की। आज इसकी प्रेजेंटेशन भी आपके सामने चल रही है, कुछ हो गई है, कुछ आगे और होनी है। तो मैं समझता हूं विषय लगभग सब आ गए होंगे। और मैं तो कई बार कहता हूं, इतने वक्ताओं के बाद बोलने वाले को पता हो ना हो, लेकिन सुनने वाले को लगता है कि सब चीजें तो पहले आ गई, दोबारा फिर कह रहे हैं। हम जब छोटे होते थे तो अलजेब्रा जब पढ़ते थे, अलजेब्रा में एक आता था कि माना x बराबर 100। तो मैं अगर कहूं कि मनोहर लाल का भाषण, मान लो कि वो जो 6 वक्ता हैं या 7 वक्ता अभी तक हुए हैं, उनके अंदर सब वक्ता की बातें आ गई, तो मान लिया जाए, तो मान लिया जाए। बहुत से आयाम उन्होंने अपने सामने रखे हैं। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, शहर का जो विकास है वो समग्र रूप से कैसे होना चाहिए, ये बड़ा विषय उन्होंने अपने सामने रखा है। और उनके जितने भी पिछले 10 साल में, 11 साल में कार्यक्रम शुरू हुए हैं शहरी विकास के, वो सब अपने सामने और वक्ताओं ने अपने को बताए होंगे। चाहे वो स्वच्छ स्मार्ट सिटी मिशन है, स्वच्छ भारत की बात है, PMAY की बात है, स्वनिधि की बात है, रोजगार के नाते से हमारा जो विभिन्न प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, शहरों के नाते से बहुत से ऐसे आयाम वो पहले रखे गए हैं। इस बार भी बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपया तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो देश भर में दिया जाएगा, जो बिना ब्याज के 50 साल के बाद वो रिफंडिंग उसकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा योगदान 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। 1 लाख करोड़ रुपया, और इस बार अर्बन चैलेंज फंड इस नाम से घोषित किया गया कि जहां जहां कोई चैलेंज महसूस होता है शहरों के अंदर, उस चैलेंज के कुछ प्रोजेक्ट्स बना करके लाइए और उसके आधार पर पैसे का सैंक्शन होगा और वो सब जो है शहरों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो मित्रों, पैसे की कोई कमी नहीं है, कठिनाई नहीं है, लेकिन बहुत से काम करते हुए शहरी निकाय के नाते से जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मंत्रालय स्तर पर हो, प्रदेशों में हो, अथवा स्थानीय शासन के नाते, क्योंकि त्रिस्तरीय अपनी व्यवस्था है। केंद्र सरकार अपनी कुछ दायित्व निभाती है, प्रदेश सरकारें अपना दायित्व निभाती हैं, और ज्यादा दायित्व जो होता है स्थानीय शासन, चाहे वो शहरी विकास के नाते से अर्बन लोकल बॉडीज हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत का विभाग हो, उनके ऊपर ज्यादा दारोमदार इस विषय में आता है। क्योंकि एग्जीक्यूशन एजेंसी जो है वो हमारी स्थानीय स्वशासन है। ऊपर से तो हमको मदद मिलती है, हमको टेक्नोलॉजी की सहायता मिल गई, हमको आर्थिक मदद मिल गई, हमको मैन पावर के नाते से कुछ व्यवस्थाएं मिल गई। तो ये सारी चीजें, नए इनोवेशन, नए नए कई बार
नवाचार के नाते से बहुत से ऐसे चीजें आती हैं, वो सब मिल जाती हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने का काम वो नीचे होता है। और नीचे काम करने के लिए हमारा ये जो इतना बड़ा ग्रुप है, जब तक ये एक्टिव नहीं होगा, जब तक इनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, इनकी जो क्षमता है उसका निर्माण नहीं होगा। हमारे पास क्षमता बहुत होती है, लेकिन उस कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको कहते हैं, उस क्षमता का एक प्रकार से पुनर्निर्माण करना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आज का ये जो सेशन 2 दिन का यहाँ रखा गया है, मैं लोकसभा के हमारे स्पीकर साहब, हमारे राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, हरियाणा प्रदेश के हमारे सभापति, अध्यक्ष महोदय, सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसा विषय जिसके कारण से बहुत से चैलेंजेस जो हमको आ रहे हैं सामने, जो हमारी ऐसी चुनौतियां हैं कि काम करने में सुविधा कैसे हो, काम का रास्ता कैसे बनाया जाए, उसके लिए 2 दिवसीय जो काम ये अपना कार्यक्रम रखा है, इसका एक बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। तो इस सारे में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की जो बात कर रहा था, उसके अंदर सबसे पहला विषय है कि हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण के नाते पर्यावरण को कैसे बचा करके रखें और कैसे प्रदूषण मुक्त हम हो सके, ये सबसे बड़ा एक पहलू है जिसके ऊपर हमको विचार करना है। विकास के काम लगातार चल रहे हैं, विकास के कारण से कई जीवन की आवश्यकताएं हमारी पूरी होती हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट के नाते कहीं कहीं उन चीजों में से और प्रदूषण होता है। हमारा ये जो पर्यावरण है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो विकास कैसा हो, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है और इसमें बहुत से हमारे शहर अच्छा काम कर रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस के नाते से भी आपका एक यहाँ पर प्रेजेंटेशन हुआ है कुछ शहरों का, उन्होंने बहुत कुछ अच्छी बातें बताई हैं। अब वो सब एक साथ तो हम लागू नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको कैसे उस टारगेट अचीव कर सकते हैं, उसका प्लान जरूर बनाना चाहिए हमको, और उस प्लान के आधार पर हम अपने शहर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी ओर हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारा जैसे उदाहरण के लिए शहरों के अंदर वाहन व्यवस्था, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, इनके ट्रैफिक जैम के बाद कैसा एक वातावरण बनता है प्रदूषण का, इसको दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा एक आयाम जो खड़ा किया गया है वो है ई ट्रांसपोर्टेशन, ई मोबिलिटी। अब ई मोबिलिटी यानी कैसे शहरों में इन व्यवस्थाओं को, पुरानी व्यवस्थाओं को दूर करके ई मोबिलिटी पर कैसे आए, इसके लिए हमको कोई स्कीम अपनी बनानी पड़ेगी। कुछ एनसीआर आदि शहरों में या बड़े शहरों के अंदर तो एक नियम बनाया भी गया है कि 10 साल से ऊपर के वाहन उसमें नहीं चलेंगे। थोड़ा कठिनाई तकलीफ आएगी, एक सामान्य व्यक्ति है, उसने बहुत कठिनाई से कहीं अपना एक वाहन खरीद लिया है, 10 साल के बाद उसके वाहन को आप नहीं चलने देंगे, उसको एक कठिनाई तो आएगी। लेकिन कई बार कहा जाता है कि बड़े हित के लिए छोटा त्याग करना पड़ता है। प्रदूषण को समाप्त करना ये हमारा बड़ा हित है, और उसके लिए छोटे हित है, इसको त्याग करना, ये हमको जनता में भाव जागृत करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से हमने व्यवस्थाएं, जैसे भारत सरकार के नाते हमारा जो बड़ा आयाम है मोबिलिटी को लेकर के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेट्रो। अब मेट्रो इतना बड़ा विषय था कि जिसमें से हम व्यक्तिगत वाहन लोगों की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, बहुत बड़ा आयाम ये देश भर में खड़ा किया है। 2005 से लेकर के, बल्कि राधा 2002 कहें, पहली मेट्रो अटल जी के नेतृत्व में जब दिल्ली के अंदर जिसका शिलान्यास हुआ था, संचालन हुआ था, 2002 से लेकर के आज 2025 देश भर में 1000 से ज्यादा किलोमीटर की मेट्रो 29 शहरों के अंदर ये शुरू हो गई। बहुत बड़ा काम है, और मैं इसमें आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि हम इस मेट्रो में इतनी तेज गति से चल रहे हैं कि यूएसए जैसे शहर में 150 साल पहले मेट्रो शुरू हो गई थी, और हमने 25 साल में यूएसए के बराबर पहुंचने के लिए आगे आ गए हैं। दुनिया में आज तीसरी जगह पर है, थर्ड हमारा रैंकिंग है। पहला चाइना में है 8000 किलोमीटर, यूएस से 1300 किलोमीटर, हमने 1000 किलोमीटर पूरा कर लिया है। आने वाले 5 वर्षों के अंदर और एक 1300 किलोमीटर हम आगे बढ़ जाएंगे, 2000 किलोमीटर से ऊपर अगला 5 साल का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम अमेरिका से भी आगे चले जाएंगे। अब इसके अंदर एक विषय और नया आया है, प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन किया कि हम मेट्रो के साथ साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इसको कैसे बनाएं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का ये अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो मेट्रो का लाभ लेना चाहता है वो अपने घर से अपनी गाड़ी लेके न चले, बल्कि वाहन व्यवस्था ऐसी बने कि उसके घर में ही उसको लेने के लिए गाड़ी पहुंच जाए।
चाहे वो मोटरसाइकिल का उपयोग करे, चाहे वो ऑटो का उपयोग करे, और चाहे कोई सामान्य कार का करे, कोई लग्जरी कार का करे, उसकी व्यवस्था उसके घर में पहुंचे, उसका किराया वो स्टेशन तक भी दे देगा। स्टेशन से स्टेशन मेट्रो में जाए, अगले स्टेशन पर फिर उसको यही व्यवस्था अपने कार्यालय में जाना है, अपने घर में जाना, जो भी कोई उसका स्थान है उसके वहां पहुंचना है, उसको पूरी व्यवस्था मिल जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो मेट्रो का उपयोग करेगा उसको अपने वाहन रखने की आवश्यकता न पड़े। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी का ये हम लेकर के आ रहे हैं। तो मित्रों, बताने के लिए कार्यक्रम बहुत है। स्मार्ट मिशन की, सिटी मिशन की जो बात आई, कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 100 शहरों को और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आगे ले जाने की हमारी योजना। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी मिशन ये 100 शहरों में एक पायलट प्रोजेक्ट के नाते से उनको चुना गया था, उनको केंद्र की ओर से 500 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी। कुछ शहर तो स्मार्ट सिटी मिशन में आगे आए हैं, कुछ शहर अपने ही साधनों से उससे भी आगे बढ़ गए हैं। मैं उसको कई बार तो कहा करता हूं, हमारे राव साहब बैठे हैं, इन्होंने भी कहा कि स्मार्ट सिटी हरियाणा में फरीदाबाद को ले लिया, करनाल को ले लिया, गुड़गांव को क्यों नहीं लिया। मैं गुरुग्राम को स्मार्ट नहीं, सुपर स्मार्ट सिटी की श्रेणी में रखता हूं। कोई 500 करोड़ रुपए के कारण से स्मार्ट सिटी बनेगी ऐसा नहीं है। उस स्मार्ट सिटी को बनाने वाले वहां के जो नेतृत्व है, वहां की जो जनता है, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब मिलकर के उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं। ये गुरुग्राम आज हमारा एक आइकन सिटी सारे देश और दुनिया में ये बना है। तो इस नाते से इस काम के लिए हमको अपनी प्लानिंग विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए और ये हमको रखनी होगी, और रख करके हम अपने इस प्रभाव को शहरों में कैसे आगे बढ़ाए। स्मार्ट सिटी मिशन के साथ साथ अभी नया अर्बन चैलेंज फंड आ रहा है। तो अर्बन चैलेंज फंड में योजना से बन रही है कि जो कोर सिटीज हैं जिनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। आज से कोई 100 साल 200 साल छोटे छोटे जो गांव थे वो बड़े बड़े शहरों में तब्दील हो गए हैं। वो छोटे गांव वही 2-3 फुट 4 फुट की गलियां हैं, वहां पर कोई स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कोई सीवरेज की व्यवस्था पूरी नहीं है, कोई ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। तो उनका पुनर्निर्माण करके या उसमें अच्छी सुविधाएं देकर के इस चैलेंज को स्वीकार करना और इसमें से रास्ता निकालना। तो इसके लिए भी 1 लाख करोड़ रुपया ये केंद्र सरकार ने और मंजूर किया है। इस 1 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ रुपया और इतना ही प्रदेशों का भी लगेगा, और इतना ही बैंकिंग के माध्यम से उसको फाइनेंशियल प्रोजेक्ट बना करके और 2 लाख करोड़ रुपया उसमें भी लगाया जाए। तो 4 लाख करोड़ रुपया इसमें भी तो आगे 5 साल में लगने वाला है। शहरों की कल्पना बदले, शहरों का एक स्वरूप बदले, उसकी आवश्यकता भी हमको क्यों महसूस हो रही है। दुनिया में जब हम जाते हैं, बहुत ऐसे शहर हैं, बेस्ट प्रैक्टिस के नाते हम अपने शहरों की बात तो कर रहे हैं, दुनिया में ऐसे ऐसे शहर हैं जिनकी बेस्ट प्रैक्टिस हमको लेकर के आनी है। यहाँ सिंगापुर हम जाएं, कैसा शहर है, एक सिटी स्टेट यानी कंट्री है वो। सिंगापुर अपने आप में सिटी भी है, स्टेट भी है, कंट्री भी है। ऐसे दुबई हम जाते हैं, आंखें चौंधिया जाती हैं। कितने बड़े शहर, इन सबको भी वहां से जो बेस्ट प्रैक्टिस है दूसरे देशों के साथ एमओयू भी हम कर रहे हैं। अभी पिछली जनवरी में स्पेन के साथ हमने एमओयू किया कि 5 साल तक हम जानकारियों का आदान प्रदान उनके साथ करेंगे, नॉलेज शेयरिंग करेंगे, उनके साथ बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करेंगे, जो हमारे पास अच्छा है उनको देंगे, जो उनके पास अच्छा हम लेंगे। तो ये आदान प्रदान दुनिया के साथ करके भी हम अपने शहरों को आगे बढ़ा सकते हैं। शहरों को आगे बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है, आज शहरीकरण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। भारतवर्ष में जो 1970 में सुनते थे कि उस समय मात्र 20% शहरीकरण था जनता का, आबादी का इस नाते से है। आज वो बढ़कर के 36% शहरीकरण हो गया है, और 2047 ऐसा माना जा रहा है कि भारत में 50% लोग वो शहरों में होंगे। ग्रामीण क्षेत्र से माइग्रेशन हो रहा है, शहरों का विस्तार हो रहा है, जो कस्बे बने हुए हैं, गांव कस्बे, वो बड़े शहरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से शहरों की जब आबादी बढ़ेगी, आधा भारत 2047 में शहरों में होगा, और भारत तो केवल आधा ही होगा। दुनिया का अगर हिसाब लगाते हैं तो 80% जो दुनिया की आबादी वो शहरों में होगी। आज कुछ तो देश ऐसे हैं, लगभग 12 देश ऐसे हैं जो 100% शहरीकरण है, जिनका कोई गांव है ही नहीं है। तो इसलिए इस और तेजी से बढ़ते हुए कदम को हमको भी अपनी स्पीड ये बढ़ानी पड़ेगी। और जब स्पीड बढ़ाने की बात आती है तो फिर उसी प्रकार से हमारा जो
कार्यबल है, इस कार्यबल का प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। आज हमारा कार्यबल कितना है? देश में लगभग 4900 और नगर हैं छोटे बड़े 4900। अगर 20 वार्ड भी मैं कह लूं कि ऑन एवरेज कहीं 10 होंगे, 12 होंगे, 25-30 भी होंगे, 40 भी होंगे, 20 वार्ड भी हों तो 1 लाख का ये जो कार्यबल जनप्रतिनिधियों का है देश के अंदर, 1 लाख का जो आपके माध्यम से और जन तक ये संदेश पहुंच सकता है। 1 लाख लोगों को कैसे हम इनकी जो ट्रेनिंग है वो कराएं ताकि अपने समय का सदुपयोग हो, साधनों का सदुपयोग हो और हम थोड़े काम में, थोड़े पैसे में एक अच्छे रिजल्ट कैसे दे सकते हैं, इसको करना होगा। तो हमारी मनस्थिति, हमारा जो कैपेसिटी बिल्डिंग, ये हमें काम में आएगा। उस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये जो प्रशिक्षण है इसका बहुत बड़ा एक उपयोग है। जो हम यहां से लेकर के जा रहे हैं उसको नीचे भी आगे अपनी टीम में हमको लेके जाना है। हम 1 लाख जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि यहाँ लगभग 400-500 बैठे हैं। इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हमको आगे बढ़ना, और देश आगे बढ़ने के लिए शहर की तरफ इसलिए भी देख रहा है कि शहरी विकास में बहुत बड़ा योगदान हमारी जीडीपी का ये होने वाला है। हमारी जीडीपी इस समय लगभग 320 लाख करोड़ की है, 320 लाख करोड़ की, जिसको आज हम $4 ट्रिलियन कह रहे हैं। कई बार ट्रिलियन डॉलर ज्यादा सुनते हैं हम, लाख करोड़ कम सुनते हैं। 320 लाख करोड़ की हमारी आज आर्थिक ताकत है इस देश की, जिसके अंदर 8% ये अभी शहरों के विकास के नाते से हम उसका उपयोग करते हैं। 8% का मतलब ये है कि केवल 25 लाख करोड़ अभी शहरों की ओर से और जीडीपी में उपयोग करते हैं। आने वाले 2047 के अंदर यही जो हमारी आर्थिकी होगी, हमारा जो फाइनेंशियल, इन्हीं आंकड़े में इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ लोगों को याद रह जाए तो बहुत बड़ा व्याप इसका ध्यान में आता है। 50 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमिक होगी। आज जो $4 ट्रिलियन हैं, आने वाले 2-3 वर्ष में $5 ट्रिलियन का जो एक टारगेट रखा है प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 2047 तक हमारी इकोनॉमी 50 ट्रिलियन डॉलर की होगी, जिसको अगर मैं करोड़ों में बताता हूं तो वो है 2400 लाख करोड़। 2400 लाख करोड़ केवल एक अनुमान लगाना, इसको ये नहीं पता लगेगा हमको कि 24 लाख करोड़ में कितनी जीरो आएंगी। कोई बता सकता है 24 लाख करोड़ में कितनी जीरो आती है? फिर बता दो। 2400 लाख है, 24 नहीं है। अरे 7 तो हो गई करोड़ में, 5 हो गई लाख में, 12, 2400 में 2 वो हो गई, तो 24 के आगे 14 सिफर और इतने रुपए हैं। तो एक बहुत बड़ा एक हमारा दुनिया के अंदर हमारी जो भागीदारी है वो बहुत बड़ी है, और इसमें भी अर्बन लोकल बॉडीज, इसका जो शेयर है, इसका जो योगदान है एकदम डबल होने वाला है। आज हम 8% है, 2047 में हमारी अर्थव्यवस्था का शहरी विभाग, शहरी विकास, ये 16% का योगदान हम देने वाले हैं। 16% का योगदान बहुत बड़ा हमारा ये काम है, तो इसको हम छोटा ना समझें। बड़े काम को करने के लिए हमको सरकारों के साथ, अधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ जनता को जागरूक करना ये बहुत जरूरी है। कैलाश जी भाई साहब ने बहुत अच्छा विषय बताया, जन भागीदारी, क्योंकि इतना सारा पैसा जो इन्वेस्टमेंट के लिए लगाना होगा सरकारें नहीं लगा पाएंगी। हमें जनता के साथ जुड़ करके कुछ तो रेगुलेटरी इनकम जनता से हमको लेते हैं। रेगुलेटरी में जैसे मानो हम हाउस टैक्स लेते हैं, जिसको संपत्ति कर भी कई बार कहते हैं, कुछ हम जमीन की खरीद बेच में स्टाम्प ड्यूटी लेते हैं, कुछ और तरह तरह के सेस लगते हैं। जनता को भी आदत नहीं है उसको देने की, छोटा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो चिल्पों शुरू हो जाती है, महंगाई हो जाएगी, ये बढ़ गया वो बढ़ गया, सारा शुरू होता है और ये चलेगा, लगातार चलेगा। इस महंगाई का कोई हिसाब किताब छोर नहीं है, ये आंकड़ेबाजी का खेल है, और जो पार्टियां हैं पक्ष की विपक्ष की, उनका एक युद्ध है, द्वंद्व है। वरना लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों का खर्च बढ़ेगा। आय और खर्च के बीच में से कुछ होगा तो उसको बचत कहेंगे। मैं आपको गांव का एक उदाहरण बताता हूं, आज का नहीं है, ये 2070-71 का है, बल्कि 73-74 का है। मैं उस समय दिल्ली में बिजनेस करता था, गांव में कभी कभी जाना होता था। एक दिन गया तो गांव के अंदर हमारे पड़ोस में किसान, एक खेती, हमारी भी खेती थी, वहां मिला। मैंने कहा ताऊ जी क्या हाल है? ये बहुत बढ़िया। मैंने
मैंने कहा आपके तो बहुत बढ़िया, और किसी से पूछेगा तो मर गया, महंगाई हो गई, ये हो गया, कोई रोने धोने से फुर्सत ही नहीं है। आप कहते बहुत बढ़िया कि ना भी मेरे तो मजे आ रहे हैं। कैसे मजे आ रहे हैं? आपको महंगाई महसूस नहीं होती? जैसे बाकी चर्चा करते हैं, हमने पूछ लिया, कहले बिल्कुल नहीं होती। मैंने कैसे नहीं होती? कहले देखो मेरे दादाजी, उन्होंने एक छोटी सी बात बताई, मेरे दादाजी 1 मण गेहूं, मण चलते थे उस समय, 40 सेर जिसको कहते हैं, तो ऐसे 40 सेर गेहूं बेच करके 2 धोती के जोड़े बाजार से लेके आया करते हैं। मेरे पिताजी वही 40 सेर गेहूं बेच के 2 धोती के जोड़े लाते थे। मैं भी 40 सेर गेहूं बेच के 2 धोती के जोड़े लाता हूं, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे आगे जो भी होंगे सब इस 40 सेर गेहूं के 2 धोती के जोड़े लाएंगे ही लाएंगे। अब इसकी सोच, यानी व्यक्ति को संतुष्ट होना होता तो यूं सोचता है। ये आंकड़े सब ऊपर नीचे चलेंगे, लेकिन हमको जनता का मानस क्या बनाना है कि नहीं, ये जो विकास का काम है, खास करके मेरे घर का, मेरी गली का, मेरे नाले का, मेरे शहर का, मेरे आसपास यानी मेरे कस्बे का, ये जिम्मेवारी मेरी है। जैसे उन्होंने बताया ना कि सीमेंट के माध्यम से 80 करोड़ की सीमेंट ली और 300 करोड़ का काम करा दिया, एक स्पोर्टिंग ग्रांट दी जा सकती है। वहीं अगर सारा 300 करोड़ का सारा काम सरकार के द्वारा कराया जाता, तो वो जो सड़कों के साथ एक व्यक्ति का अपनापन आया है, स्व की भावना आई है, ये मेरी सड़क है, ये नहीं खड़ी होती। तो हमको इस परिवर्तन को भी लाने के लिए अपने कार्यक्रम सारे बनाने पड़ेंगे। तो जब ये कार्यक्रम बनाएंगे, उसमें से ही विषय आएगा कि तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, देश की धरती, चाहता हूं देश की धरती कुछ और भी तो। ये समर्पण का भाव जागना चाहिए, क्योंकि हमें अपने लिए करना है। ये देश मेरा है, ये प्रदेश मेरा है, ये गांव मेरा शहर मेरा है, इसमें योगदान सबका है। टैक्सेशन तो एक जैसे क्रॉस सब्सिडी होती है ना बिजली के रेट में, कि गरीब को थोड़ा सस्ती दे दो, अमीर को थोड़ा महंगी दे दो। अल्टीमेटली बिजली का रेट तो वही है, 6.5 रुपए 7 रुपए जो भी प्रदेशों का रेट है। किसी को मुफ्त मिलती है, किसी को 2 रुपए मिलती है, किसी को 3 मिलती है, किसी को 11 मिलती है, किसी को 12 मिलती है, किसी को 15 मिलती है। डिस्कॉम को तो घाटा नहीं होना चाहिए, उसका एक सिस्टम है। ऐसे ही हमारा बजट है, इस बजट में भी कुछ लोगों से लिया जाता है, कहीं इनकम टैक्स से ले लिया, कहीं जीएसटी से ले लिया, कहीं एक्साइज से ले लिया, बाद में कुछ प्रदेशों को दे दिया, कुछ अपने खर्चे में आ गया, कुछ ग्रांट दे दी, कोई सब्सिडी दे दी। कहीं से लेना कहीं से देना सरकारों का काम इतना ही है, लेकिन वो जितना हम ले रहे हैं और जितना हम दे रहे हैं, उस खर्च में हमारा स्वयं का योगदान वो कैसे आगे आ सकता है और कैसे हम उनको खड़ा कर सकते हैं, इसके लिए लोगों का मानस बनाना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, जब हम इस प्रकार के समर्पण की भावना जगाएंगे, त्याग की भावना जगाएंगे, तो फिर एक बहुत बड़ी बीमारी, उससे भी छुटकारा पाएंगे। वो छुटकारा क्या पाएंगे? आज लोगों को देने के बजाय एक लालसा है लेने की, कि किस प्रकार से कहां से क्या निकाला जाए। और अनफेयर मीन्स यूज करने में जब कोई चीज लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनफेयर मीन्स उपयोग करके हम कहीं से कोई चीज निकाल लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भ्रष्टाचार। तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी दंड देने से आप भ्रष्टाचार नहीं रोक पाएंगे। सरकारी कानून व्यवस्थाएं सब हैं कि अगर भ्रष्टाचार करेगा तो इसके खिलाफ एफआईआर होगी, इसको ईडी वाले पकड़ेंगे, इसको इनकम टैक्स वाले पकड़ेंगे, इसको जेल के अंदर डालेंगे, इसको 5 साल की सजा होगी। अरे भाई, उसके मन में तो वही विचार है ना, चाहे जेल में चला जाए तब भी। उसके मन में विचार कैसे बदलना, समर्पण की भाव कैसे लाना, इसके लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी। इसके लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा कि इतना काम अगर आप अपना करोगे तो हम इतना इसमें योगदान करेंगे। इन सब बातों की ओर हम अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जनता की जन भागीदारी, उस भागीदारी में साधन, उस भागीदारी में उनकी कार्य क्षमता, यानी उनका जो वर्किंग फोर्स है, उसको भी उसका यानी जिसको अवर्स का पार्टिसिपेशन, उसका कंट्रीब्यूशन। हम देखते हैं सिख समाज में गुरुद्वारों के अंदर एक विशेषता कार सेवा। कार सेवा क्या होता है? सब लोग आते हैं उस गुरुद्वारे का, उसमें वहां कोई मंदिर का या वहां कोई धर्मशाला बनानी है, वहां कोई हॉल बनाना, वहां कोई बहुत करना है, सब लोग लग जाते हैं। अच्छे अच्छे साधन संपन्न लोग आकर के 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए योगदान करेंगे, उससे वो सारा कुछ खड़ा हो जाता है। मटेरियल का थोड़ा पैसा लगता है। तो ये जनता में भागीदारी,
चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे किसी सरकारी समाज में निर्माण की बात हो, चाहे उनके अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए हो, ऐसी भागीदारी अगर हम बताएंगे, सिखाएंगे, तो फिर इसमें से एक पंथ दो काज होंगे, भ्रष्टाचार भी मिटेगा। और जब एक बार लोगों को लग गया कि ये चीज हमने बनाई है, उसका दुरुपयोग कोई करने के लिए आएगा, तो आपको वहां पुलिस को रखने की जरूरत नहीं है। वो जनता अपने आप उसका दुरुपयोग रोक लेगी कि नहीं, इसको सुरक्षित रखना, इसकी आगे मेंटेन करना, इसका उपयोग करना, ये सब मिलकर इसको करेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा जो संस्थाओं का काम संस्थागत आगे बढ़ेगा। संस्थाओं में भागीदारी सबकी हो। चुनाव के समय सरकारों ने बहुत सी व्यवस्थाएं बना दी है। क्या कि आपके हर वर्ग की उसमें भागीदारी कैसे हो, महिलाओं की भागीदारी कैसे हो। जैसा विषय आया कि 33% हम केंद्र यानी जो चुनावी पद्धति है राज्यसभा और क्या लोकसभा और विधानसभाओं का, हमने तो स्थानीय शासन में बहुत से प्रदेशों ने 33% कर ही दिया है, और कहीं कहीं तो 33% से ज्यादा भी हो गया है। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि 50% भी हुआ है। हरियाणा और मध्य प्रदेश का एक अंतर है। अंतर यह है कि मध्य प्रदेश ने रिजर्वेशन ऑफ 50% कर दिया है, वहां 50 से ज्यादा भी आ जाती है, 60-65 भी आ जाती है महिलाएं। हरियाणा ने भागीदारी की है 50%, वहां 50 ही रहती है, 50 से ऊपर नहीं आती। थोड़ा सा अंतर समझ ले। अब इसको हरियाणा को पिछड़ा पर मत माने, लेकिन इतना यह कि दूसरी तरफ शोर ना मच जाए, फिर कल को पुरुष कहेंगे हमारी रिजर्वेशन करो, ऐसा ना होना शुरू हो जाए। तो वहां क्या होता है कि एक बार बाढ़ में कोई महिला लड़ेगी, एक बार अदर देन महिला लड़ेगी। अदर देन महिला कह रहा हूं, पुरुष नहीं कह रहा हूं, बहुत बारीक सी बात है, ध्यान रखना। तो इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां हमने पढ़ी लिखी पंचायतें और पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि ये हमने किया, और इस पर बहुत विवाद चले, पॉलिटिकल पार्टी से विवाद था, कुछ लोग कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 45 दिन तक लगातार सुनवाई करने के बाद इलेक्शन शुरू होने के बाद पहला ये एक उदाहरण है कि कोई इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसमें कोर्ट ने दखलंदाजी दी है। वरना कोर्ट हमेशा ये कहता है कि नहीं, ये तो बाद में इलेक्शन पिटीशन का विषय, जो जैसा कर रहे हैं वैसा करना है। वो बीच में आए, सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन तक सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद इस फैसले पर मुहर लगाई कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो द गवर्नमेंट शुड फॉलो इट। पढ़ी लिखी पंचायतें होनी चाहिए। आज शिक्षा का बहुत बड़ा उपयोग है। शिक्षित होने के बाद फिर ये जो ट्रेनिंग है ये भी आसान हो जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग करना एक विषय है, संस्कार भी जो थोड़ा समझदारी से काम करने वाला व्यक्ति उसी को संस्कार मिलते हैं। वरना जनप्रतिनिधि तो हर तरह के लोग बनते हैं, अच्छे पढ़े लिखे। ऐसे एक बहन हमारी इस पर पढ़ी लिखी पंचायतों के बाद वो विदेश से और डॉक्टरेट की डिग्री करके आई, और वो आकर के एक जिले के अंदर एक पार्षद बन गई, जिला परिषद की पार्षद। तो इस प्रकार से उसका लाभ हुआ है, और उस लाभ में से ही आगे इनका लेवल भी अच्छा हुआ, विकास के नाते बाकी सब बातें ये सब आगे बढ़ी है, उठी है। अब इससे विषय जुड़ता है कि हमारी कार्य पद्धति, जो हमारे हाउस की कार्य पद्धति, जो कि जिसके लिए बहुत चर्चा हो चुकी होगी, मुख्य रूप से तो आज उद्देश्य शायद उस प्रकार का लोकसभा राज्यसभा मिलकर के ही कर रहे हैं। तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उसकी कार्य पद्धति कैसे खड़ी हो, जैसे लोकसभा सेशन करते हैं, बजट पारित करते हैं, उसके खर्चे का अनुमान लगाते हैं, कई प्रकार के लेजिस्लेचर है या तो कानून भी बनते हैं, लेकिन हम लोग स्थानीय नगर पालिका में तो कानून नहीं बना सकते। वहां अपनी पॉलिसीज को कैसे लागू करना है, अपने नीतियां कैसे बनानी है, अपने नियम कैसे बनाने, ये हम अपने यहाँ कर सकते हैं, उस पर चर्चा करा सकते हैं। इसके भी अगर हम कहीं संभव हो सके तो 2 दिन का 3 दिन का सेशन कम से कम, और नहीं तो जो नगर परिषद नगर निगम है हमारे नगर निगमों में और उधर ग्रामीण क्षेत्र जिला परिषदों में हम 2 दिन का 3 दिन का सेशन करें। बल्कि उपसभापति जी बैठे हैं, इनके माध्यम से मैं स्पीकर साहब को भी संदेश भेज रहा हूं, और आप लोग कहीं ऊपर सरकार में भी इस विषय की बात करें। तो मेरे 2 सुझाव इसमें हैं। एक सुझाव तो यह है कि सेशन क्यों नहीं होते, वहां चूंकि मेयर जो होती है वो वहां की सभापति, मेयर जो होता है वहां का सभापति होता है, मेयर जो है वो सेशन करेंगे। अब मेयर तो पॉलिटिकल आदमी के कारण से बना हुआ, कभी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वो अगर स्पीकर का काम करने लगे तो सेशन चल ही नहीं पाएगा।
इसलिए अगर चुनावा प्रतिनिधि हमारा चेयरमैन हो या महापौर हो, वो अगर सेशन को चेयर करेगा तो वहां 10 तरह की बात आएंगे। तो जरूर ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था उन्हीं पार्षदों में से सर्वसम्मति से इलेक्शन करा करके स्पीकर जैसा कोई एक पद, ताकि निष्पक्ष रूप से वो वहां सेशन को करा सके, ऐसी व्यवस्था अगर बनाएंगे। मध्य प्रदेश में बता रहे हैं हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, वहां पर है, तो ये उन्होंने अपना नहीं बना रखा है। हम इसको देश भर के लिए सोचें तो हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। बल्कि मैंने तो एक बार सुझाव और भी दिया है कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति महोदय का एक कार्यालय है, प्रदेशों में राज्यपाल होते हैं, हम जिलों में भी 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी जो स्थानीय स्वशासनिक इकाइयां हैं, इनके ऊपर एक जिलापाल की व्यवस्था भी कर दें, ताकि वो नियमों को, वहां की पॉलिसीज को, इसको लागू करने के लिए कुछ आगे बढ़ा सकें। अभी मैं जब यहां आ रहा था तो हमारे एक साथी कह रहे थे कि 74वें संविधान के 74वां संशोधन, राजीव जी क्या था, 74वां संशोधन, उसको लागू किया जाए। ऐसी बातें उठती हैं, पहले भी उठती हैं। इसमें तभी हो पाएगा ये कि जब एक निष्पक्ष तौर पर काम करने वाली हमारी कार्यपद्धति बन जाएगी। अगर कहीं निष्पक्ष तौर पर काम करने वाली कार्यपद्धति नहीं बनी तो फिर वहां किस प्रकार का मामला बनेगा। आपको 28 के 28 काम दे दिए, लेकिन देने के बाद उसका बजट कैसे लगेगा, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कैसे होगा, उसका विकास कैसे होगा, उसका खर्च कैसे होगा, हर एरिया में कैसे होगा, ये उसके बिना संभव नहीं है। तो निष्पक्षता ये हमको अपने सिस्टम में लानी पड़ेगी। निष्पक्षता लाने के लिए एक थोड़ा सा जो हमारी चैलेंज है वो ये है कि हमारे सिस्टम में जो लोकसभा यानी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों में नहीं है, लेकिन 3rd टियर सिस्टम में वो एक समस्या जो मैं अनुभव करता हूं, क्योंकि 8-10 साल का जो अनुभव है, हमारे सिस्टम को राज्य सरकारें कई बार हाईजैक करती हैं। क्या है, यही हो रहा है। चलो, मेरी बात पर आपने जोर लगाई। हालांकि मैं उस कैपेसिटी में मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक सेशन के अंदर बात चल रही है तो ये चर्चा का विषय मैं केंद्र सरकार में भी करता हूं कई बार, कि कैसे हम स्थानीय निकाय को किस प्रकार से स्वायत्त बनाएं, कैसे वो अपने पैरों पर खड़े हों, कैसे अपने साधनों की चिंता करें। अब वहां मल्टीपल, जहां इस प्रकार की सहूलत चाहिए वहां इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी, हमारे ऊपर एक उस प्रकार का दायित्व भी बढ़ेगा। दायित्व बढ़ने में सबसे पहला वो है फाइनेंसिंग। पैसा कहां से आएगा। आज प्रदेश अपनी चिंता अपने आप करते हैं कि हमको अपना बजट बढ़ाना, तो पैसा कहां से आएगा। केंद्र सरकार से निश्चित पैसा मिलता है वहां। ऐसे ही केंद्र सरकार में एक सिस्टम अपना फंड्स है, कुछ थोड़ी बहुत सहायता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फंड होते हैं, वहां से कुछ आता रहता है, कभी वर्ल्ड बैंक से आ गया, कभी यूएनओ से आ गया, कभी और कहीं से आ गया, लेकिन बहुत थोड़ा होता है। प्रदेश सरकारों के पास जो प्रदेशों को मिलता है वो होता ही है। स्थानीय निकाय की जो निश्चित व्यवस्थाएं हैं उसमें सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की ओर से एक राशि तय हो जाती है कि आबादी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से इतना पैसा केंद्र की ओर से स्थानीय निकाय को जाएगा, इतना शहरी को जाएगा, इतना ग्रामीण को जाएगा। इस बार जो फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिश है, जो उन्होंने एक रिकमेंड किया है, 1,21,000 करोड़ रुपया ये स्थानीय निकायों को जाना चाहिए। फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी है, वो आएगा ही, सेंटर से आता है। हर स्टेट का अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, वो भी तय करते हैं कि एसओटीआर उसका कितना % स्थानीय निकाय में जाएगा। हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन ने पिछली बार 9% जो आय है हरियाणा की, उसमें स्थानीय निकाय को जाएगा। और जब से ये लागू किया हरियाणा में, कोई पैसे की कमी किसी स्थानीय इकाई को नहीं है, किसी को नहीं। हर कोई कहता है इतना पैसा कहां से आ रहा है, सिस्टम में से जाता है, जाना चाहिए। तो ये प्रदेश की सरकारों को मैं जरूर इस बात को बाकी प्रदेशों के लिए कहूंगा कि प्रदेश सरकारें जो तय होता है उसमें भेजें, दें। लेकिन समस्या कहां आती है, समस्या यही आती है कि जाता तो है लेकिन वो लगता कहां है, किस वार्ड में चला गया, किसकी जेब में चला गया, कितना भ्रष्टाचार है, बहुत किस्से इसके मिलते हैं। और इससे सिस्टम को बड़ी चिंता है, प्रदेशों को भी चिंता है, पैसा तो हम भेजें। इसलिए फिर अपने हाथ में रख करके कि हम
अपनी संस्थाएं लगाएंगे, अपना व्यक्ति लगाएंगे, फाइलें हमारे पास आएंगी। ऑटोनोमस बॉडी है तो प्रदेश सरकार को क्यों जानी चाहिए फाइल? लेकिन अगेन ये निर्भर करता है आप लोगों के ऊपर कि आप अपनी संस्था को कितना निष्पक्ष बना सकते हैं, कितना मजबूत बना सकते हैं और कितना उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये इसका कमी अगर पड़ती है हमारे बजट में तो उसकी व्यवस्था हमारी कहां से होगी, ये भी हमको अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जनता को जागरूक करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो हमारा टैक्सेशन की व्यवस्था है अथवा अन्य सब व्यवस्थाएं हैं उसमें लोग अपना योगदान करें खुशी से। आखिर करोड़ रुपए का मकान तो बना लेता वो, करोड़ रुपए के मकान के बाद उसको कहा जाए कि 5,000 रुपया साल का या 10,000 रुपया साल का इस काम में देना है, वो किराया खाएगा 1-2 लाख रुपया महीने का। लेकिन अगर 10,000 20,000 रुपया म्यूनिसिपैलिटी को देना पड़ता है तो कहेगा नहीं नहीं हम तो अपना टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स। अरे इनकम टैक्स अलग चीज है, जीएसटी अलग चीज है, लेकिन स्थानीय निकाय के इनकम के लिए जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सब हमको अपनी अपनी करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मित्रों इस सारे विषय पर भी हमको आगे बढ़ना है। एक विषय और करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जैसे ये ट्रेनिंग सेशन हमारे हो रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग सेशन है और मैं समझता हूं इस प्रकार का पहली बार ये प्रयोग हो रहा है। इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, हमारे लोकसभा राज्यसभा के हमारे अधिकारी ये सब उसको लगातार इसको बनाए रखें, देश के अलग अलग कोनों में करें और संभव हो तो देश भर के लोगों को एक स्थान पर बुलाने के बजाय रीजनल लेवल पर बुलाएंगे तो और चीजें नीचे पर्कुलेट करेंगे जाएंगे। फिजिकल थोड़ा कठिन भी होता है, आना जाना व्यवस्थाएं करना। इसके साथ भारत सरकार ने एक प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी 2020 में, वो है कर्मयोगी मिशन। कर्मयोगी मिशन ये दोनों तरह का है, फिजिकल भी है ऑनलाइन भी है। हर एक स्टेट को ये कहा गया कि इसके माध्यम से जो सरकारी कर्मचारी हैं और हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जनता में से प्राइवेट आदमी भी उसमें ऑनलाइन जुड़ करके उसका पाठ्यक्रम वो सीख सकता है। इसके अंदर लगभग 2886 कोर्सेज इस iGOT का ये जो प्लेटफॉर्म है मिशन कर्मयोगी का, वो है iGOT के प्लेटफॉर्म पर 2886 और कोर्सेज उसमें अपलोड किए गए हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, ईमेल से, टेलीफोन से, नंबर से, और उसमें अपने किस्म के जो कोर्सेज उसको सिलेक्ट कर सकता है कि मुझे क्या सीखना है, मुझे किस चीज की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से या अपने कार्य पद्धति में किस प्रकार का हमको बजट सीखना, बजट मिलेगा, अपना हमको कंप्यूटर के जो अच्छे चीजें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं वो सीखेंगे, ऑडिट सिस्टम है वो सीखना है, हमारे जो कंट्रैक्टर्स हैं काम करते समय वो किस प्रकार का काम करते हैं उनके लिए कुछ सीखनी है, टेंडर व्यवस्था कैसी होगी इसको सीखना है, एक इंजीनियर के नाते से क्या क्या चीजें, एक DNIT बनाते समय क्या करना है, जितने काम हमारे होते हैं एक ऑफिसर से के लिए भी और एक सामान्य क्लर्क के लिए भी, इवन पीएन के लिए भी एक अच्छी स्किलिंग कैसी हो सकती है, सॉफ्ट स्किलिंग पीएन के लिए कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर दी गई है। और अभी तक उसमें सब लोग उसमें नहीं जुड़े हैं, लेकिन केंद्र सरकार के तो विभागों के लगभग लोग जोड़ दिए हैं, महुआ के सब 100% लोग उसमें जुड़े हैं डिपार्टमेंट के, लेकिन नीचे यूएलबीज में कहीं ये 60% कहीं 70% एक एमओयू करना होता है। अभी सिर्फ 21 स्टेट्स ने एमओयू किया है, बाकियों का भी एमओयू भी नहीं हुआ है, वो सब एमओयू करें। तो एक प्रकार से हम सब अपने जो मिनिस्टर्स हैं, अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर्स, उनको कहेंगे कि इस स्पीड को आगे बढ़ाएं ताकि लोगों का प्रशिक्षण, लोगों के संस्कार ये बढ़ने के लिए इस काम को आगे करें। हरियाणा का एक आंकड़ा मुझे जो बताया गया कि अभी तक 1,82,773 कर्मचारी सभी विभागों के इसमें रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने उसमें अपना कोर्सेज शुरू किए हैं, लर्निंग कोर्सेज, उसके अंदर 19,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक कोर्स उसमें से कर लिया है और 15 कोर्स करने वाले लोग भी इसमें हैं, अप टू 15 कोर्स भी लोगों ने किए हैं, सिलेक्ट अपने आप करते हैं। तो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम हम अपने वहां पर सब करें, उसमें से ही हमारा जो ताकत है, हमारी जो सिस्टम है, ये और आगे बढ़ेगा। तो मित्रों, हम लोग इन सब चीजों को करते हुए मैं फिर से कहूंगा कि अर्बन लोकल बॉडीज ये हमारा एक ऐसा विषय है जो हमारा अपना है, इसको अंगीकार करें, इसको आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, एक बात मैं प्रदेश के लोगों को जरूर कहूंगा, जो प्रदेशों के लोग, चाहे यहाँ वाले लोग वहां बात को पहुंचाए, चाहे हमारी बात पहुंचे। वैसे आने वाली 17 और 18 तारीख को
जितने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं प्रदेशों के, उन सब की एक मीटिंग हमने बुलाई है 17 तारीख को और 18 तारीख को, या 17 को हो सकता होगा या 18 को होगा, एक दिन होगा, कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें जो प्राइजेज हैं, इनाम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले विभिन्न कैटेगरीज में, उनको राष्ट्रपति महोदय के हाथों से अवार्ड दिलवाए जाएंगे। तो आने वाली 17 और 18 तारीख को हो सकता है आप लोगों को भी, कुछ लोगों को निमंत्रण उसमें दिया जाए। तो ये कार्यक्रम उसमें आ रहा है। वहां जो मिनिस्टर्स हैं उनको मैं एक बात कहूंगा कि उनके माध्यम से प्रदेश के सब राजनीतिक दलों को बात पहुंचे, क्या कि जैसा हस्तक्षेप की बात मैंने कही कि यूएलबी में अपने हस्तक्षेप को कम करें, इसका उपयोग उस ढंग से ना करें अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। अगर उपयोग करना है तो ये करें कि इन सारे सिस्टम को वो अपनी प्रयोगशाला बनाएं, और जो यहाँ अच्छे काम करने वाले लोग हैं, आखिर पता लगता है कि किस मेयर ने अच्छा किया, किस डिप्टी मेयर ने अच्छा किया, किस पार्षद ने अच्छा किया, तो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको अपनी एक वर्कशॉप मान करके, कार्यशाला मान करके, और आगे बढ़ाने के लिए उनको विधायक बनाना है, उनको सांसद बनाना है, इनमें से उनको अच्छे लोगों को छांट करके आगे ले जाए। इतना उपयोग करना प्रदेशों को करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।